हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम दो इम्पॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज पढ़ेंगे। फर्स्ट है एडविन आर गुथरी का कॉन्टिगिटी थ्योरी या कॉन्टिगोस थ्योरी, एंड सेकंड है एडवर्ड सी टॉलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी या चिन्ह अधिगम थ्योरी। ठीक है, हम जानेंगे कि गुथरी और टॉलमैन के अनुसार सीखना कैसे होता है, दोनों की लर्निंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इनकी थ्योरीज के महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं, विशेषता, प्रयोग और शिक्षा में इनकी क्या उपयोगिता है। टीचिंग एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस भी हम लास्ट में देखेंगे। और तो शुरू करते हैं बिल्कुल वही अपने एग्जाम ओरिएंटेड वे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडविन आर गुथरी की थ्योरी की। ठीक है, इनकी थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव थ्योरी। इसे हिंदी में कहते हैं निकटता का सिद्धांत या फिर समीपता का सिद्धांत। गुथरी का पूरा नाम है एडविन रे गुथरी। इनका जन्म 27 अगस्त 1886 को हुआ। ये अमेरिका के रहने वाले हैं और ये व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म से संबंधित हैं। ठीक है, इनकी जो मुख्य पुस्तकें हैं वो है द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। जैसे कि मैंने बताया, गुथरी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है और जो इनका सिद्धांत है वो उद्दीपक यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर आधारित है। इन्होंने अधिगम को एक प्रयास में संभव माना है। जैसे कि हमारे थॉर्नडाइक कहते हैं कि अधिगम ट्रायल एंड एरर है, तो इन्होंने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि अधिगम जो है वो वन ट्रायल है, वन ट्रायल में ही लर्निंग हो जाती है। तो अब आते हैं गुथरी के थ्योरी के मूल निचोड़ पर। गुथरी कहना क्या चाहते हैं, तो गुथरी का जो फर्स्ट पॉइंट है आपका कॉग्निटिव थ्योरी, उसमें गुथरी कहना चाहते हैं कि जो स्टिमुलस है उसके साथ आप रिस्पॉन्स को जितनी बार जोड़ोगे और जो वो सिचुएशन आएगी तो आपको वही रिस्पॉन्स मिलेगा जो आपने उस स्टिमुलस के साथ उस परिस्थिति में जोड़ा था। ठीक है, उसी रिस्पॉन्स के मिलने की संभावना ज़्यादा है। सेकेंड, ये कहते हैं जो लर्निंग है वो एक ही ट्रायल में हो जाती है, इसके लिए बार बार ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हाँ आप उस लर्निंग को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। थर्ड, इनका मानना है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना मजबूत होगा, लर्निंग उतनी ही ज़्यादा स्थायी होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। फोर्थ, इनका मानना है कि सीखने के लिए हमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एक अच्छा बॉन्ड होना ही काफ़ी है। फिफ्थ, ये गुथरी कहते हैं कि एसआर आपको जितना ज़्यादा दोहराया जाएगा, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आपका उद्दीपन और प्रतिक्रिया जितनी ज़्यादा दोहराई जाएगी उतनी ही ज़्यादा आपकी आदत मजबूत होगी। अगर आप किसी आदत को बनाने के लिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को दोहरा रहे हैं तो आप जितनी बार उसको रिपीट करेंगे आपकी आदत उतनी ही मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट, ये फॉरगेटिंग की बात करते हैं और कहते हैं कि फॉरगेटिंग जो है वो पार्ट ऑफ लर्निंग है। जितना हमें सीखना ज़रूरी है उतना ही हमारा भूलना भी ज़रूरी होता है। जब हम भूलते हैं तभी हम नई चीज़ों को सीख पाते हैं। तो इसको उन्होंने प्रतिस्थापन का भी नाम दिया। ठीक है, 7 है आदत हटाने की कुछ विधियाँ ये बताते हैं, 3 विधियाँ बताते हैं आदतों को हटाने की, जिनको भी हम आगे देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं सीमा विधि। ये आदत को ख़त्म करने की विधि है, थ्रेशोल्ड मेथड। देखिए, अगर कोई बच्चा डर रहा है या बोलता नहीं है या हेजिटेट होता है तो ये उसकी ख़राब आदत है। उसको कैसे ख़त्म करना है, किसी भी ख़राब आदत को कैसे ख़त्म करना है, उसकी 3 विधि इन्होंने बताई हैं। तो फर्स्ट जो है हमारी थ्रेशोल्ड मेथड। इसमें क्या होता है, हम बच्चों को एक ऐसा स्टिमुलस देंगे जिससे बच्चा डर रहा है, यानी कि हम बच्चे को बोलने के लिए खड़ा करते हैं और बच्चा बोलने से ही डरता है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें वो अवांछित जो स्टिमुलस है जिसको बच्चा नहीं चाहता उसको बहुत कम मात्रा में देंगे। लेकिन जब बच्चा उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेगा तो हम स्टिमुलस को और बढ़ा देंगे। जब स्टिमुलस बढ़ेगा तो बच्चे का रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा। और जो बच्चा वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, वो खड़ा होकर बोलना नहीं चाह रहा था, तो वो जो उसका प्रोसेस है कि वो खड़ा होकर नहीं बोलना चाह रहा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी कि जो अवांछित रिस्पॉन्स है जो हमें बच्चे में नहीं चाहिए वो उसका कम हो जाएगा, और जो वांछित रिस्पॉन्स है जो हम बच्चे से चाहते हैं बच्चा उसको करेगा। ठीक है, यदि अब आप एग्जाम्पल से देखिए, यदि कोई बच्चा क्लास में बोलते बोलते डरता है, बोलना ही नहीं चाहता, तो टीचर पहले उसे केवल 1-2 वाक्य बोलने के लिए बोलेगा या थोड़ा सा ट्रिक दे देगा और बच्चे को बोलेगा, मतलब इशारा करेगा, तो बच्चे के मुंह से खुद ही अपना जवाब निकल जाएगा। अब बच्चे को धीरे धीरे बोलने के लिए टीचर प्रोत्साहित करेगा और उसका डर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने अवांछित उद्दीपक को बहुत कम मात्रा में पहले पेश किया, फिर हमने उस उद्दीपक को बढ़ाया, स्टिमुलस को बढ़ाया, और जब हमने उस स्टिमुलस को बढ़ाया तो बच्चे का हमें जो रिस्पॉन्स हम चाहते हैं वो रिस्पॉन्स आने लगा, और जो रिस्पॉन्स हम नहीं चाहते वो रिस्पॉन्स उसका रिड्यूस होने लगा। ठीक है, तो हमें बच्चे का वांछित प्रतिक्रिया यहाँ पे मिलने लगी। तो ये था हमारा थ्रेशोल्ड मेथड। अब सेकंड है फटीग मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें जो अवांछित प्रतिक्रिया है उसको बार बार दोहराया जाता है, यानी कि जो रिस्पॉन्स हम बच्चे से नहीं चाह रहे हैं हम उसी को बार बार दोहराते हैं,
और दोहराते दोहराते बच्चा या व्यक्ति खुद ही थक जाएगा और उस रिस्पॉन्स को करना छोड़ देगा। जैसे ही क्लासरूम में एक बच्चा बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, तो वो मचा रहा है तो उसको मचाने दो, उसको छोड़ दो, वो जो कर रहा है उसे करने दो। कुछ देर में वो खुद ही थक जाएगा और शांति से बैठ जाएगा। तो यहाँ पे जो उसकी वो आदत थी वो ख़त्म हो गई बहुत ज़्यादा शोर करने की, वो शांति से बैठ गया है। ठीक है, तो ये फटीग मेथड है कि इस तरीके से बच्चे अपनी आदत को छोड़ देते हैं। थर्ड मेथड है इनकॉम्पिटिबल रिस्पॉन्स मेथड, असंगत प्रतिक्रिया विधि। इसमें यदि कोई बच्चा नाखून चबाने की आदत बच्चा रखता है तो टीचर उसे हाथ व्यस्त करने के लिए बोल देगा, ताकि उसको एक पेन दे देगा कि लो आप पेन का उसको दबाते रहो, जो पेन में कट कट करने का ऊपर लगा होता है ना, उसको दबाते रहो। अब बच्चा क्या है कि उसको नेल्स बाइट करने की जगह उसको दबाता रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो बच्चा पहले रिस्पॉन्स कर रहा है, हम उस रिस्पॉन्स के जगह पर उसे ऐसा दूसरा रिस्पॉन्स करने के लिए बोलते हैं जो पहले वाले रिस्पॉन्स से मेल ना खाता हो। अब बच्चे का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो गया, वो दूसरी जगह लग गया, तो पहली वाली चीज़ को खुद ही छोड़ देगा। तो इससे भी बच्चे की जो आदत है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब जानते हैं कि इसका एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है। ठीक है, इनकी जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, इसका शिक्षा में क्या महत्व है। तो पहला तो ये अधिगम को सरल बनाता है, आदतों को निर्माण करने में सहायक है, टीचर की जो टीचिंग है उसको प्रभावी बनाता है, जो अवांछित आदतें हैं जिनको हम नहीं चाहते, बुरी आदतें, उनको समाप्त करने में सहायक है, व्यवहार में स्थायित्व लाता है, और जो हमारा रीइंफोर्समेंट है उसको तो ये कम महत्व देता है लेकिन रिवीजन को ये ज़्यादा महत्व देता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में हेल्प करता है, प्रेरणा के बिना किसी भी अधिगम को संभव नहीं माना जा सकता। ये रीइंफोर्समेंट को तो ख़त्म करते हैं लेकिन मोटिवेशन को ही इंपॉर्टेंट मानते हैं, और मोटिवेशन होता है जो काम को शुरू करने से लेकर काम के अंत तक बना रहता है, और रीइंफोर्समेंट होता है जो हमें काम को जारी देने करने के लिए बार बार देना पड़ता है, बीच बीच में देना पड़ता है। ठीक है ना, तो रीइंफोर्समेंट को उतनी वैल्यू नहीं देते जितने कि ये मोटिवेशन को देते हैं, और मोटिवेशन किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कि क्लासरूम मैनेजमेंट में ये बहुत यूज़फुल है। और लास्ट पॉइंट है जीवन में उपयोग करने के लिए, व्यवहार को विकसित करने के लिए गुथरी की थ्योरी यूज़फुल है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। चलो पहले मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि गुथरी की थ्योरी का मूल क्या है। तो गुथरी की थ्योरी का मूल है जीस्ट है कि जो स्टिमुलस है और जो रिस्पॉन्स है, उन दोनों का संबंध जितना अच्छा होगा, लर्निंग उतनी अच्छी होगी। स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स को जितनी बार जोड़ा जाएगा, आदत का निर्माण उतना ही अच्छा होगा। स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स का होना बहुत ज़रूरी है, बिना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की लर्निंग नहीं होती है। और नेक्स्ट ये कहते हैं कि सीखने के लिए रीइंफोर्समेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टिमुलस के साथ आप रिस्पॉन्स को जितनी बार जोड़ोगे और जब वही सिचुएशन आपके सामने आएगी तो फिर आपको वही रिस्पॉन्स मिलेगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। इन्होंने एक प्रयोग भी किया था, इन्होंने नहीं किया, वो प्रयोग किया था मैरीकवर जॉन्स ने, और उसको नाम दिया गया काउंटर कंडीशनिंग या फियर रिमूवल टेक्निक। उसी प्रयोग को हम इनकी जो थ्योरी को समझने में यूज़ करते हैं। वो था एक बच्चा पीटर और खरगोश के ऊपर एक प्रयोग किया गया था, जिसमें पीटर जो है वो बहुत ज़्यादा खरगोश से डरता है, और खरगोश उसकी फैमिली में उसके साथ ही रहता है, लेकिन फिर भी पीटर उससे बहुत डरता है। तो एक दिन क्या होता है, पीटर फैमिली के साथ बैठा है और पीटर को कुछ खाने के लिए दिया जाता है, और जब वो पीटर खाने में व्यस्त है तो खरगोश को थोड़ा थोड़ा उसके पास लाया जाता है। ऐसे ही करते करते खरगोश को उसके बिल्कुल पास लाया जाता है, और अब पीटर को खरगोश से डर खत्म हो गया, क्योंकि कहीं तो उसकी फैमिली भी साथ बैठी हुई थी, ऊपर से वो खाने में बिजी था। तो जो उसका डर था उसका स्थापन हुआ। ठीक है, क्योंकि वो खाने में बिजी था। जो हमने एग्जाम्पल देखा ना कि वहाँ पर नेल्स बाइट कर रहा है, उस जगह पर हम बच्चों को पेन दे रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही था कि बच्चा जो है वो खाने में बिजी हो गया। अब खरगोश धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसके पास आ रहा है, लेकिन अब वो पीटर नहीं डर रहा, और एक दिन ऐसा आता है कि धीरे धीरे पीटर खरगोश के साथ खेलने लगता है। तो जो उसकी वो बुरी आदत थी खरगोश से डरने की, वो समाप्त हो गई। तो इस प्रयोग के द्वारा वो सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं, इसलिए इसको प्रतिस्थापन थ्योरी भी कहा जाता है। तो गुथरी की थ्योरी का नाम है कॉन्टिग्यूअस थ्योरी, कॉन्टिगिटी थ्योरी, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, प्रतिस्थापन थ्योरी। ठीक है, क्लियर है, और ये एसआर बेस्ड थ्योरी है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। कॉन्टिगिटी थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? एडविन रे गुथरी। क्वेश्चन 2, वन एंड ट्रायल लर्निंग का समर्थक कौन है? गुथरी। क्वेश्चन 3, गुथरी किस संप्रदाय से हैं? तो ये व्यवहारवाद से हैं। गुथरी के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? कॉन्टिगिटी थ्योरी या निकटता का सिद्धांत। गुथरी ने किसे कम महत्व दिया है? रीइंफोर्समेंट को। और किसको ज़्यादा महत्व दिया है? प्रैक्टिस को और रिवीजन को। नेक्स्ट है अवांछित आदत समाप्त करने की 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो सीमा विधि, थकान विधि और असंगत प्रतिक्रिया विधि। क्वेश्चन 7, गुथरी के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स उनके अधिगम का आधार है। नेक्स्ट है भूलने का कारण क्या है?
तो नई स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का संबंध बनना, रिलेशन बनना भूलने का आधार होता है। 9th है, गुथरी के अनुसार अधिगम कितने प्रयासों में संभव है? तो इन्होंने कहा था 1 ट्रायल में हो जाएगा। 10 है, गुथरी के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच संबंध इनके सिद्धांत का मुख्य आधार है। तो दोस्त, ये था हमारा एडविन रे गुथरी का कॉन्टिग्यूअस थ्योरी या समीपता का सिद्धांत। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ड सी टॉलमैन का साइन लर्निंग थ्योरी। टॉलमैन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। टॉलमैन का सिद्धांत है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। इनके जो सिद्धांत का सार है, टॉलमैन कहते हैं कि जो सीखना है वो केवल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का परिणाम नहीं है, बल्कि जो जीव है, जो सीखने वाला है, वह अपने अनुभव के आधार पर अपने मन में वातावरण का एक मानसिक नक्शा यानी कॉग्निटिव मैप बना लेता है और उसी नक्शे की मदद से बच्चा या सीखने वाला जीव अपना रास्ता खोजता है और सीखता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सिद्धांत का सार है, ये गुथरी के जो सिद्धांत की एक तरह से आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा था स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का ही संबंध है सीखने का आधार। लेकिन ये कहते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो परिणाम है वो सीखने का आधार नहीं है, बल्कि इंसान का जो अनुभव है, उसने अनुभव के आधार पर जो अपने माइंड में एक मैप बना लिया है, जिसे कॉग्निटिव मैप इन्होंने कहा, उसको आधार मान के सीखने वाला सीखता है। ठीक है, इनकी जो आधार की सिद्धांत की मुख्य कंसेप्ट है वो है कॉग्निटिव मैप, लेटेंट लर्निंग, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन, मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट। अब समझते हैं कि कॉग्निटिव मैप क्या है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से DSSB में भी क्वेश्चन आया हुआ था और हर बार आता है। कॉग्निटिव मैप की अवधारणा एडवर्ड सी टॉलमैन ने दी है। कॉग्निटिव मैप क्या होता है? देखो, जब आप किसी एक बड़े से नए मॉल में गए हो तो आपको कुछ नहीं पता यहाँ का एग्जिट कहाँ से, आपको मॉल में सिर्फ छोड़ दिया गया बीचों बीच। अब आपको नहीं पता कि इसका एग्जिट कहाँ से, एंट्रेंस कहाँ से, वॉशरूम कहाँ है, पार्किंग कहाँ है, अभी आपको कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप उसी मॉल में 2-3 बार चले गए तो आपको सब कुछ खुद पता होता है कि इसकी पार्किंग कहाँ पे है, मुझे यहाँ से आउट कहाँ से करना है, मुझे इसमें एंट्री कहाँ से करनी है, इसका वॉशरूम कहाँ है, हमें सब पता लग जाता है। तो क्या हमें किसी ने सिखाया है? नहीं, ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हमने उस चीज़ को, उस नक्शे को अपने माइंड में बना लिया, या हमारे माइंड ने से खुद ही बना लिया। इसी को वो कहते हैं कि कॉग्निटिव मैप। ये जो हमारे माइंड में संज्ञानात्मक नक्शा बन गया है ना, इसको उन्होंने कॉग्निटिव मैप कहा है। ठीक है, तो ये हमारे अनुभव से, हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे ऑब्जर्वेशन से बनता है माइंड में हमारे चित्र। उस चित्र को जो हमने माइंड में चित्र बना लिया, कहीं का नक्शा बना लिया है, उसको जब हम स्थिति आने पर यूज़ करते हैं। अब सपोज़ मुझे दोबारा उस मॉल में छोड़ दिया जाए जहाँ पहले छोड़ा गया था, और अब वो मॉल मेरा खूब देखा भाला हो चुका है, तो मैं आराम से वहाँ से एग्जिट कर जाऊँगी। ठीक है ना, तो अब मैंने उस स्थिति आने पर उस नक्शे को यूज़ कर लिया। यही है हमारा कॉग्निटिव मैप। क्लियर है? अब आते हैं लेटेंट लर्निंग पर। लेटेंट लर्निंग क्या होता है? इसको गुप्त अधिगम कहते हैं। टॉलमैन के अनुसार जब कोई व्यक्ति बिना किसी पुरस्कार के भी किसी कार्य या स्थिति के बारे में सीख लेता है और उसका प्रदर्शन सिचुएशन आने पर बाद में करता है, तो इसे लेटेंट लर्निंग कहते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें कभी किसी ने सिखाई नहीं है, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उस काम को कर लेते हैं। तो ये हमने कब सीखा? ये हमने कभी पहले ही सीख लिया है और दूसरों को देख देख कर, लेकिन हमें करने का मौका उसको नहीं मिला। पर जब हमारे सामने वो स्थिति आई, जब हमें वो करना पड़ा, तो हमने कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है जो रोटी नहीं बनाती अपने घर में, कभी उसने खाना पीना नहीं बनाया, लेकिन शादी के बाद जब उसको बनाना पड़ा तो क्या उसे किसी ने सिखाया? उसने वहाँ पर सिचुएशन आई तो उसने वहाँ पे खाना पीना बनाकर दे दिया। ठीक है, तो ये जो उसने सीख रखा था, ये पहले ही सीख लिया, इसे बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। वो उसने कब सीखा उसे भी नहीं पता, वो देख देख के, मम्मी को देख के, घर में काम करते हुए लोगों को देखकर सीख गई होगी कि खाना कैसे बनना है। अब जब सिचुएशन ऐसी आई तो उसे खाना बनाना पड़ा, तो उसने खाना बना दिया। ठीक है, ये है हमारी लेटेंट लर्निंग। ऐसे ही एक लड़की है जो अपने पापा को डेली बाइक चलाते हुए देख रही है और अभी उसने चलाई खुद नहीं है, लेकिन जब एक दिन ऐसा है कि उसे ज़रूरत पड़ी बाइक खुद चलाने की, तो वो थोड़े से प्रयास में ही बाइक को चला पाई, उसने बाइक चला लिया आराम से। तो ये लेटेंट लर्निंग थी जो उसने पहले ही सीख ली है, पर सिचुएशन आने पर उसने उसको यूज़ किया है। तो लेटेंट लर्निंग की मुख्य बातें क्या है? सीखना जो है पहले ही हो जाता है, लेकिन उसका प्रदर्शन बाद में होता है। इसमें पुरस्कार और दंड की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम कब सीख रहे हैं उस चीज़ को, पर हम सीख जाते हैं। व्यक्ति या जीव वातावरण का अवलोकन करके उसका मानसिक नक्शा बना लेता है और चीज़ों को सीख लेता है। ये भी कॉग्निटिव मैप की हेल्प से ही हो रहा है। जब उपयुक्त समय आता है, समय पर उसको प्रेरणा या कोई पुरस्कार मिलता है, तब वह सीखा हुआ व्यवहार प्रदर्शित करती है। जैसे कि आप स्कूल में देखते हैं, बच्चे रोज़ टीचर को भाषण देते हुए सुनते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि बच्चे को बुलाते हैं, आज आप खड़े होकर कुछ बोलोगे। तो बच्चा बहुत अच्छे से बोल पाता है, बहुत अच्छा बोलता है। तो उसने कैसे बोला? पहले तो वो टीचर को ही देख रहा था, अब एक दिन उसको ऐसा मौका मिल गया है
तो या उसे ऐसी मोटिवेशन मिली कि मुझे भी कुछ खड़े होकर बोलना है, तो वो बिल्कुल वैसा ही बहुत अच्छे से बोल पाता है। तो यहाँ पर जो उसने सीखा ये लेटेंट लर्निंग था। तो दोस्त लेटेंट लर्निंग भी हमें यही बताता है कि जो सीखना है वो केवल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का परिणाम नहीं है, बल्कि सोचने और समझने की प्रक्रिया भी यहाँ पर शामिल होती है। अब इन्होंने इस चीज़ को साबित करने के लिए एक चूहों पर प्रयोग किया। इनका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है मेज़ पर। मेज़ मीन्स भूल भुलैया। भूल भुलैया पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। भूल भुलैया पर इन्होंने चूहों को 3 ग्रुप में बांट लिया। पहले जो ग्रुप था उसको हर जगह पर सही रास्ते पर भोजन दिया गया, तो चूहों को बहुत जल्दी सही रास्ता मिलता गया। उन्होंने सही रास्ता जल्दी सीख लिया और उनका जो समय था वो प्रतिदिन सीखने का कम होता गया। जो दूसरा ग्रुप है वहाँ पे पूरे अभ्यास के दौरान कभी भी कोई भोजन नहीं दिया गया। चूहों ने सीखने में रुचि कम दिखाई और उनका जो समय था लगभग समान रहा, यानी कि डेली वो उसी टाइम पर उस पूरे मेज़ को कवर करते थे और भोजन तक पहुँचने की कोशिश करते थे, लेकिन वहाँ पे कोई भोजन नहीं था, तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि हमें भाग कर आगे जाना है। ठीक है। तीसरा ग्रुप था, पहले कई दिनों तक भोजन नहीं दिया गया और बाद में वहाँ पे भोजन रखना शुरू कर दिया गया। जैसे ही भोजन देना शुरू किया, चूहों ने बहुत तेज़ी से रास्ता ढूंढ लिया और उनका जो समय है रास्ते को क्रॉस करने का वो बहुत कम हो गया, अचानक से कम हो गया। ठीक है। तो जो समूह 3 बिना भोजन की भी भूल भुलैया का रास्ता सीख लिया था, इसलिए भोजन मिलते ही उसने बहुत जल्दी से रास्ता पकड़ लिया। इससे सिद्ध हुआ कि सीखना जो है वो किसी भी पुरस्कार पर निर्भर नहीं करता। सीख तो इंसान लेता ही है, लेकिन जो सीखने की प्रक्रिया है वो मस्तिष्क में होती है, जिसे टॉलमैन ने कॉग्निटिव मैप कहा था। और जब सीखने के लिए आपको कुछ रीइंफोर्समेंट मिल जाता है या आपको एक लक्ष्य आपके सामने होता है, गोल आपके सामने कि अब मेरा खाना वहाँ रखा हुआ है, खुशबू आ रही है, तो फिर चूहों ने रास्ता तेज़ी से क्रॉस किया और जो सीखने का टाइमिंग था वो बहुत जल्दी कवर कर लिया। ठीक है। तो अर्थात चूहों ने पहले से ही मानसिक रूप से भूल भुलैया का नक्शा अपने माइंड में बना रखा था, कॉग्निटिव मैप उन्होंने बना रखा था, इसलिए बाद में जब उन्हें भोजन मिला तो उन्होंने बहुत जल्दी से रास्ता ढूंढ लिया। इसे ही कहते हैं लेटेंट लर्निंग या फिर गुप्त अधिगम। क्लियर हुआ? टॉलमैन का थर्ड कंसेप्ट है पर्पसफुल बिहेवियर। ठीक है। टॉलमैन के अनुसार जो व्यक्ति है, सीखने वाला है, उसका जो व्यवहार है हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है, किसी पर्पस के पीछे होता है। वह किसी गोल को प्राप्त करने के लिए सोच समझकर कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक चूहा जो भूल भुलैया में रखा गया था, उसे पता होता कि भोजन बाहर रखा है, तो वह इधर उधर नहीं घूमता, सीधा भोजन की महक सुनकर भोजन के पास पहुंचता और कम टाइम में भोजन को ग्रहण कर लेता। लेकिन अगर भोजन वहाँ रखा ही नहीं है तो चूहा आराम से पूरे मेज़ में घूमता रहेगा और कभी ना कभी आराम से बाहर निकल जाएगा। तो उसके पास कोई पर्पस नहीं है, तो वो ऐसे ही आराम से टाइम पास करेगा। लेकिन अगर पर्पस है उसके पास, उसको पता है मुझे बाहर यहाँ से निकल के खाना खाना है, इसके एंड पॉइंट पे खाना रखा हुआ है, तो चूहा बहुत जल्दी से उस मेज़ को क्रॉस कर लेगा। ठीक है। यही है हमारा उद्देश्यपूर्ण बिहेवियर, यानी कि पर्पसफुल बिहेवियर। हमारा सामने अगर गोल होता है तो हम जो भी प्लान करते हैं वो सोच समझकर कार्य करते हैं और गोल को अचीव करते हैं। जब कोई जीव अपने अनुभव, ज्ञान और मानसिक नक्शे की मदद से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोच समझ के ढंग से व्यवहार करता है, तो इसे पर्पसफुल बिहेवियर कहते हैं। जब भी अपने गोल को पाने के लिए एक तरीके से, एक मेथड से सोच समझकर, अपने कॉग्निटिव मैप का यूज़ कर, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ कर, अपने नॉलेज का यूज़ कर आप जब बिहेव करते हो, तो उसे हम कहते हैं पर्पसफुल बिहेवियर। इसकी क्या विशेषताएं हैं कि इसमें जो व्यवहार है वो रैंडम नहीं होता, सोचा समझा हुआ होता है। जीव पहले से प्लानिंग करता है, स्थिति को समझता है, विचार करता है और फिर निर्णय लेता है। यहाँ पर एक गोल इंसान के पास होता है कि उसे करना क्या है, कॉग्निटिव मैप का वो यूज़ करता है। और लर्नर अपने जो बिहेव को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखता है, यानी अगर उसका रास्ता बदल भी दिया जाए तो भी वो लक्ष्य तक पहुंच सके। ये सिद्धांत बताता है कि जो सीखना है वो केवल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का परिणाम नहीं है, बल्कि सोचने समझने की प्रक्रिया भी यहाँ पर शामिल होती है। तो जो जीव का व्यवहार है वो हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। वह लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने अनुभव, अपने मानसिक नक्शे की मदद से सोच समझकर कार्य करता है। क्लियर हुआ कि पर्पसफुल बिहेवियर क्या है? तो यहाँ पे मैंने 3 टर्म्स अभी तक पढ़ ली हैं, पर्पसफुल बिहेवियर, कॉग्निटिव मैप और लेटेंट लर्निंग। अब देखते हैं कि टॉलमैन के सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात है कि टॉलमैन का जो सिद्धांत है वो व्यवहार को लक्ष्य उन्मुख मानता है, गोल ओरिएंटेड मानता है। यहाँ पर हम संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का यूज़ करते हैं, जैसे विचार करना, प्लान करना, मानचित्र बनाना माइंड में। इसमें हम लेटेंट लर्निंग करते हैं। और अधिगम जो है वो हमारा एसआर बेस्ड नहीं है, वो एसआर तक सीमित नहीं रहता। व्यक्ति की जो आंतरिक मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनको भी महत्व दिया गया है। यहाँ पर व्यक्ति अपना, लर्नर अपना लचीला व्यवहार दिखाता है, यानी कि फ्लेक्सिबल बिहेवियर को पॉसिबल बनाता है। ये अधिगम को एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया मानते हैं, निष्क्रिय नहीं, यानी कि यहाँ पे माइंड का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि टॉलमैन के सिद्धांत के मुख्य कंसेप्ट क्या थे, मुख्य तत्व क्या हैं। ठीक है। जो कि एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। ये जो मुख्य फैक्ट्स हैं
उनको उठाकर ही क्वेश्चन बनेगा, ताकि आप समझ जाइएगा कि टॉलमैन की थ्योरी से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो फर्स्ट है यहाँ पर कॉग्निटिव मैप होता है, व्यक्ति अपने अनुभव अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक मानसिक नक्शा बना लेता है। सेकेंड है लेटेंट लर्निंग होती है कि व्यक्ति बिना किसी पुरस्कार के भी सीखता रहता है और जब मौका मिलता है उसको प्रदर्शन करने का तो वो उसको प्रदर्शित कर देता है अपनी लर्निंग को। थर्ड है कि लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। जब तक हमारे सामने लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम सीखते नहीं हैं उस तरीके से जिस तरीके से हमें सीखना चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया एक नॉर्मल रूप में रहती है, ना कि एक लर्नर के रूप में हम प्रतिक्रिया करते हैं। फोर्थ है एक्सपेक्टेशन, जब व्यक्ति को आगे कोई गोल होता है ना तो उसे विश्वास होता है कि उसके व्यवहार से लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे मोटिवेशन, व्यवहार को करने के लिए और जारी रखने के लिए मोटिवेशन बहुत आवश्यक होता है। अब देखते हैं टॉलमैन के सिद्धांत के कुछ लिमिटेशन। ये जो सिद्धांत है वो प्रयोगशाला की परिस्थितियों से ही प्रमाणित है, वास्तविक जीवन से कम प्रमाणित है ऐसा माना, क्योंकि प्रयोगशाला में चूहे पर प्रयोग करना और एक क्लासरूम में बच्चों पर प्रयोग करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सेकेंड है संज्ञानात्मक मानचित्र को सीधे नहीं देखा जा सकता, ये केवल अनुमान पर आधारित है। कॉग्निटिव मैप की आपको इमेज नहीं बना सकते, आप बस उसको फील कर सकते हैं कि हाँ मैंने इसको माइंड में प्लान कर लिया है। थर्ड है ये सिद्धांत जटिल है, सभी के लिए समझना आसान नहीं है। फोर्थ है व्यक्ति के संज्ञानात्मक मानचित्र को मापना या जांचना कठिन होता है। नेक्स्ट है ये सभी प्रकार के अधिगम को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता। और लास्ट है कुछ व्यवहार केवल आदत या संस्कार से भी होते हैं जिन्हें सिद्धांत नहीं समझा सकता। तो टॉलमैन का सिद्धांत बताता है कि अधिगम केवल बाहरी पुरस्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि व्यक्ति के एक्सपीरियंस, थॉट, एक्सपेक्टेशन, गोल के प्रति मानसिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। अब फटाफट से देखते हैं कि टॉलमैन के सिद्धांत में रोल ऑफ टीचर और रोल ऑफ लर्नर क्या होना चाहिए। तो रोल ऑफ टीचर होगा यहाँ पे कि समस्या आधारित शिक्षण बच्चों को दें, खोज आधारित गतिविधियाँ करने का मौका बच्चों को दें, अनुभव प्रदान करें, सोचने के अवसर बच्चों को दें और वास्तविक जीवन से लर्निंग को जोड़ें। वहीं स्टूडेंट्स का क्या रोल है, लर्नर का क्या रोल है कि बच्चे एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करें, ऑब्जर्व करें, मानसिक मानचित्र बनाएं यानी कॉग्निटिव मैप बनाएं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें और अपना एक गोल रखें और गोल को प्राप्त करें। ठीक है, अब कर लेते हैं रिवीजन यानी कि क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है टॉलमैन किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो टॉलमैन कॉग्निटिव थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। कॉग्निटिव मैप की अवधारणा किसने दी, टॉलमैन ने दी। लेटेंट लर्निंग क्या है, जब व्यक्ति किसी कार्य को पहले ही सीख लेता है लेकिन अवसर मिलने पर उस व्यवहार को प्रदर्शित करता है, इसे हम कहते हैं लेटेंट लर्निंग, कि बिना किसी रिइंफोर्समेंट के, बिना किसी मोटिवेशन के हो जाती है। नेक्स्ट है टॉलमैन का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर आधारित है, तो भूल भुलैया मेज पर आधारित है। फिफ्थ पर्पसफुल बिहेवियर किससे संबंधित है, टॉलमैन के सिद्धांत से। सिक्स टॉलमैन के अनुसार पुरस्कार की क्या भूमिका है, तो टॉलमैन के अनुसार पुरस्कार जो है वो सीखने को प्रेरित करता है और प्रदर्शन को बेहतर बनाता है, लेकिन सीखना केवल पुरस्कार पर ही निर्भर नहीं करता। तो यानी कि पुरस्कार को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, कॉग्निटिव मैप को, लेटेंट लर्निंग को। सेवंथ है भूल भुलैया प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है। भूल भुलैया प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि चूहे ने बिना किसी पुरस्कार के भी मानसिक नक्शा बना लिया था और बाद में पुरस्कार मिलने पर उसने जल्दी रास्ता ढूंढ लिया। एट है टॉलमैन का सिद्धांत में शिक्षा में क्या महत्व है इनके सिद्धांत का। तो ये सिद्धांत बताता है कि विद्यार्थी स्वयं भी सीख सकते हैं, उनकी सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, इसलिए शिक्षा को अनुभवात्मक और खोजपरक बनाना चाहिए। यानी कि बच्चा खुद भी सीख सकता है, उसकी सोचने की क्षमता विकसित है, बस आप उसको एक्सपीरियंस दीजिए, उसको खोजने का मौका दीजिए ताकि वो खुद लर्निंग कर सके। नेक्स्ट है नाइन्थ, टॉलमैन किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं, बल्कि इनको हम नवव्यवहारवाद से जुड़ा हुआ माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो इनकी थ्योरी है वो व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद का मिश्रण है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है कौन सी अवधारणा सीटेट में पूछी जाती है। तो सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कॉग्निटिव मैप से और लेटेंट लर्निंग से। क्लियर है दोस्तों, थोड़ा इसको मिक्स करके देख लेते हैं ताकि एग्जाम में आपकी कन्फ्यूजन ना बने। ठीक है, तो हमने बहुत सारे अभी तक थिंकर्स पढ़ लिए हैं, बहुत सारी थ्योरीज कवर कर लिए हैं, आज थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस करते हैं। पावलोव की थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक की थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर, स्किनर की थ्योरी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग और टॉलमैन की थ्योरी है कॉग्निटिव मैप एंड लेटेंट लर्निंग। कॉलर की थ्योरी थी इनसाइड लर्निंग और बंडूरा की थ्योरी थी ऑब्जर्वेशन लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, जब हम अनैच्छिक रिस्पॉन्स को स्टिमुलस से जोड़ते हैं। ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा त्रुटि करके सीखते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, जो व्यवहार का परिणाम है उसको रिइंफोर्समेंट या पनिशमेंट पर बेस बनाकर व्यवहार में लेकर आते हैं। कॉग्निटिव मैप में क्या होता है, जो हमारा सीखना है वो हमारे मानसिक मानचित्र से या फिर गुप्त तरीके से होता है। इनसाइट लर्निंग में हम समस्या का समाधान जो है अपनी अंतर्दृष्टि से अचानक से करते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग में क्या होता है, हम दूसरों के व्यवहार को देखकर अनुकरण करके सीखते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।